हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज से भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। ये घटना चक्र की बुक की हम अब एक नया एनालिसिस करेंगे, जिसमें ये पूर्व अवलोकन है बीपीएससी 69 की ये बीपीएससी की बुक है, जो घटना चक्र की भारतीय इतिहास के बारे में हम अब एक एक करके इस बुकों का एनालिसिस करेंगे, जो बिहार टीआरई 4.0 के लिए और बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर। तो हम यहाँ से देखेंगे और इसके पूरे एक्सप्लेनेशन को भी देखते चलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तो जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएं। चलिए आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण काल के बारे में जानेंगे। पाषाण काल जैसे कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ से भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़ को माना जाता था, जो 7000 ईसा से 1500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। प्राचीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडीवा है, जो प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के धान की भूसी के साक्ष्य भी मिले हैं, ऐसा माना जाता है। अर्थात ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इसमें हम देखेंगे कि अगर चावल के जो साक्ष्य हैं, चावल के साक्ष्य वाला स्थान ये कोलडीवा है, जो प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहीं पे नदी के भूसी, धान के भूसी के साक्ष्य भी मिले हैं। और यहाँ पर देखा जाए कि इसे नवीनतम खोजों के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहीं से गेहूं के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ ही से 7000 वर्ष पूर्व गेहूं के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है और 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो हम ताम्र पाषाण युग को कहते हैं। ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त हुए? प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी पर प्राप्त हुए? गंगा नदी, यमुना नदी या फिर नर्मदा नदी या ताप्ती नदी? तो हमारा उत्तर सी सही है। अर्थात नर्मदा नदी पर नर्मदा नदी पर प्रथम मानव जीवाश्म भारत की नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनोर सीहोर मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ और इसकी खोज पुरातात्विक विद अरुण शोनकिया के द्वारा वर्ष 1982 ईस्वी में किया गया था।
निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? तो भीमबेटका स्थल ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य पाषाणकालीन प्रागैतिहासिक काल स्थल भीमबेटका ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और भीमबेटका की गुफा से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के शैलचित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अब तक के यहाँ लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें लगभग 500 चित्र पाए गए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, अर्थात सूची 1 को 2 से इसको मिलान करना है। ये नवपाषाणकालीन स्थल और नवपाषाणकालीन स्थल के स्थान है। जैसे कि उतनूर कहाँ पे प्राप्त हुआ है, चिरांद कहाँ पे प्राप्त हुआ और गुफकराल, ऐसे पायमपल्ली कहाँ पे? तो इसका उत्तर जो है सी सही, इसका उत्तर सी सही है। क्या सही है? इसका सी सही, अर्थात तीसरे का जो होगा, अर्थात जो पहले का तीसरा होगा। उतनूर नवपाषाणकालीन स्थल जो है, अब ये नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान, अर्थात उतनूर जो है ये तेलंगाना में है। अगर चिरांद जो होगा, चिरांद जो है ये बिहार में स्थित है। ऐसे गुफकराल जो है ये कश्मीर में और पायमपल्ली ये तमिलनाडु में है, अर्थात ये तीसरा इसका उत्तर सही है। नवपाषाणकालीन स्थल और नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान, तो उतनूर जो है तेलंगाना में, चिरांद बिहार में और गुफकराल कश्मीर में और पायमपल्ली तमिलनाडु में है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ताम्रपाषाण कालीन युग और यहाँ पे ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की उनकी नदियाँ। तो आहार नदियाँ जो हैं, ये बनास से मिलाएंगे। आहार स्थल, यहाँ पे जो नदियाँ हैं बनास, कायथा जो है बी, तो हम इसको मिलाएंगे तीसरे से, अर्थात काली सिंध में। श्वालदा जो है 1 से ताप्ती नदी और मालवा जो है नर्मदा नदी से, अर्थात इसका ऑप्शन सी सही है। आहार बनास में, कायथा काली सिंध, श्वालदा जो है ताप्ती नदी और मालवा जो है नर्मदा नदी। सिंधु सभ्यता एवं उनकी संस्कृति। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो यह आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता और लेखन कला के ज्ञान से पहले को कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में लगभग 3200 बीसी से लेकर के 600 बीसी का कालखंड आदि ऐतिहासिक काल माना गया। और सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। अर्थात सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्राचीन विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्राचीन सभ्यता उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता। यह नगर और कस्बे का एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम के द्वारा जोड़ा गया। पक्की ईंट से निर्मित इमारतें सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापारियों, वाणिज्यिक इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थीं। और ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो मिनी हड़प्पा को हम लोथल को जानते हैं। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जानते हैं? तो लोथल को।
लोथल प्राचीन हड़प्पा अथवा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहर में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ये आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित, इसकी पहली खुदाई एस.आर. राव ने किया था। इसकी जो पहली खुदाई है एस.आर. राव के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसमें से लोथल जो है हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था जहां से गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए। निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, अर्थात निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में? तो लोथल जो है ये गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो घोड़ा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। प्रश्नगत विकल्प में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़ा के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गधखुर की हैं, ये पालतू घोड़े की हैं। इस निश्चित कर पाना कठिन है कि हड़प्पा, लोथल, सुरकोटदा, कुत्सी एवं कालीबंगा से अश्व या उसी प्रजाति की अन्य जातियों के अवशेष के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंदूर बोकोनी के द्वारा सुरकोटदा से प्राप्त तथाकथित अश्व अवशेषों में से 6 को लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया। और वर्ष 1974 में ASI के JP जोशी तथा के शर्मा ने यहाँ 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व अस्थियां प्राप्त होना प्रतिवेदित किया। यद्यपि राम शरण शर्मा, रोमिला थापर, मेंडो पटेल आदि इस तथ्य को नहीं मानते। इसी प्रकार ब्रिगेडियर रॉस के द्वारा राणा धुंडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से घोड़े के दांत बताए गए, उसे जूनियर महोदय अप्रमाणिक मानते हैं, अतः घोड़े के विषय में यही कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता, यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रह गया होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर बी को माना है, अर्थात कि घोड़ा को माना है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? तो इसमें से किसी से नहीं, अर्थात किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो 7वें का ई सही है, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। बनावली हरियाणा तथा कालीबंगा जो राजस्थान में है नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिला में अवस्थित बनावली नामक स्थल से टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा नामक हड़प्पन नगर से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली की पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। खम्फात की खाड़ी अथवा भोगवा नदी किनारे खम्फात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिला पट्ट मिला। किस पहाड़ स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो वो कालीबंगन राजस्थान से।
किस स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो कालीबंगन राजस्थान से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो इसमें से बी ए स्मिथ जो हैं ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा उत्खनन से संबंधित नहीं हैं। अर्थात 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन कार्य करवाया था। 1926-27 से वर्ष 1933-34 के मध्य माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया था। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया और इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के दीक्षित, अर्नेस्ट मैके और ऑरेल स्टीन, एन घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि बी ए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये इंडो-लॉजिस्टिक सियोम इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था? तो उस पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते, जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था और परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन, दूसरा चित्रित मृत भांडों के बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर ये हल्के भूरे रंग लाल रंग का स्वरूप धारण कर लेती थीं। इन मृत भांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? तो 900 वर्ष। कितना? 900 वर्ष। आईआईटी खड़गपुर क्या है कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण है? तो ये डी अर्थात 900 वर्षों तक। वर्ष 1918 में आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 900 वर्षों तक बड़े पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ज्ञातव्य है कि ऑरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण बनाया। और यहाँ से वैदिक काल स्टार्ट है। वैदिक काल यहाँ से स्टार्ट है। तो इसके बाद वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो राजगृह था। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह जो वर्तमान में राजगीर है, ये प्राचीन साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था और मगध का पहला शासक राजवंश बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 18 मंडल हैं। नवम मंडलम के सभी 14 सूक्ति सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुँह जीवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये पौधों एवं जड़ी बूटियों से संबंधित है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद की पुस्तक में गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ये
मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। यह शबित सूर्य देवता को समर्पित है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? किस काल में? तो ये था धर्म शास्त्र के समय में ऐसी घटना घटी। धर्म शास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, शूद्रीय, वैश्य एवं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र थे। अर्थात धर्म शास्त्रों के अनुसार 4 वर्णों के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां जैसे कि अंबष्टक, उग्र, निषाद, मगध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुमोल एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया। पहला है निर्वसित एवं दूसरा है अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हो गया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हिती नामक जात ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ। और जबकि थाईलैंड के बनैची नामक प्रस्थल की खुदाई से ढका हुआ लोहे की प्राप्ति हुई, जिसकी तिथि 1600 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है। भारत में नहू जो राजस्थान के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृदंड के साथ प्राप्त होता है, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईस्वी पूर्व है और के लगभग सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में हमें इस ग्रंथि के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहा का उल्लेख श्याम अय्यस के रूप में प्राप्त होता है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अंतरजी खेड़ा जो उत्तर प्रदेश के कारखानों से गेहूं जौ तथा चावल के अवशेषों के साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण की प्राप्ति हुई। पुरातत्वविदों ने इसका काल 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य है। वही बोगज कोई का महत्व किस लिए है? बोगज कोई का महत्व किस लिए है? तो इसमें 7वां का सही जाएगा, अर्थात पहला सही है। वो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदेहिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगज कोई अर्थात एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो सिंधियों के साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य देवताओं के आह्वान करते थे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये परुशणी नदी पर लड़ा गया। दशरथ युद्ध परुशणी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारतीयों को या भारतों के राजा सुदास की मतलब कि जो यशराज है 10 राग युद्ध पार्शुरी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारतों के राजा सुदास विजयी हुए। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन ग्रंथि में दार्शनिक वजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? तो वो उपनिषद है। उत्तर प्रदेश काल के दौरान रचित उपनिषद में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिक पर चर्चाएं शामिल हैं। उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथ जो लगभग 700 से 300 ईसा पूर्व के बीच संस्कृति में लिखे हैं। और इसी के साथ हम जो ये बौद्ध धर्म है ये हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और ये घटना चक्र की सारी बुकों का सारे टॉपिक्स का हम एनालिसिस 1 बाय 1 करके कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और ऐसे वीडियो लगातार प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तथा बेल घंटी जरूर बजाएं, जिससे हम अपलोड करें
तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तय समय पर मिले। तो चलिए हम मिलेंगे बौद्ध धर्म से एक नई वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।